बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज से जो है हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जो है डिस्कशन करेंगे। तो ये एक लेंथी है सिस्टम, ठीक है। तो इस पे जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो है आप प्लैब अगर देना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक्यूरेट जो है वैसे का वैसे जैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं उस तरह के, और जो टॉपिक्स पूछते हैं टॉपिक्स में जो आपको कीज़ मिलनी चाहिए वो इस वीडियो में आपको परफेक्टली मिलेगी। एज़ वेल एज़ आपको ये USMLE के रिगार्डिंग भी एज मिलेगा इन टॉपिक्स से, और आपको NRE के लिए भी और नीट के लिए भी आपको क्या है हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियोस और ये सीरीज़ जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके ना इनकी सिस्टम वाइज देखनी है तरतीब से। अभी जो है हम पहले जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिस्कस करने लगे हैं, उसका पहला लेक्चर है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हों या आप कोई इस सिस्टम के बाद कोई और सिस्टम स्टार्ट करवाना चाहते हैं तब भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं, तो वो हम जो है इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हमारे पास सीलिक डिज़ीज़, तो एक ये आपकी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन डिज़ीज़ है। मेल मतलब क्या है, नॉन फंक्शनिंग, कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन की जो सकत है वो सही से नहीं हो रही आपकी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ग्लूटन एक प्रोटीन होती है, उसकी सेंसिटिविटी की वजह से आपको मेल एब्जॉर्प्शन ये जो है डिज़ीज़ हो रही है। इसमें क्या होता है, ग्लूटन डाइट होती है कुछ, वो खाने से लाइक हमारे पास राई, वीट, बार्ले, ये वो चीज़ें हैं जो हाईली रिच जो है ग्लूटन डाइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है फ़र्ज़ करें आपने खाई तो ये आपकी GIT की क्या है विलस एट्रोफी करा देंगी, ठीक है। और इसके नतीजे में आपकी मेल एब्जॉर्प्शन हुई, क्योंकि जैसे ही आपकी एट्रोफी हुई विलस की तो साफ ज़हर है उसका फंक्शन जो था डाइट का एब्जॉर्ब कराना वो जो है नहीं हुई, नॉन फंक्शनिंग हो गई। तो उसके नतीजे में मेल एब्जॉर्प्शन लीड करेगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करा सकती है, फोलिक एसिड करा सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी करा सकती है, और मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करा सकती है, ठीक है। ये वो चीज़ें जो है आपको करा सकती है ग्लूटन डाइट्स। तो नेक्स्ट जो है हम इनकी मैनिफेस्टेशंस देखते हैं, साइन सिम्टम्स जो है देखते हैं अभी। तो मैनिफेस्टेशंस में पहले है हमारे पास आपको सीलिक डिज़ीज़ में क्रोनिक या इंटरमिटेंट डायरिया मिल रहा होगा, नेक्स्ट स्टियाटोरिया मिल रहा होगा। तो ये जो आपकी ब्लैक, जो ब्लू हाइलाइटेड जो लाइंस हैं ये आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं या तो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करते वक्त लाजमी आपको ये जो है याद रखनी चाहिए, और दूसरा आपको MCQs की फॉर्म में यही चीज़ें जो हैं आपको फिंगर टिप्स पे जो है आपके MCQs क्लियर करेंगी, सॉल्व करेंगी। तो हम थे यहाँ पे स्टियाटोरिया पे। स्टियाटोरिया एक क्या ये चीज़ है, ये एक फैटी स्टूल्स है, ठीक है। फैटी स्टूल्स, इसमें क्या होता है आपकी फ़ैट की मेल एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी वजह से जो है स्टियाटोरिया जो है होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग के बाद बैड स्मेल, बैड स्मेल, फिर हमारे पास स्टूल्स, ठीक है, पकाने में, ठीक है, आपको बैड स्मेल्स मिल रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, नोज़िया, वोमिटिंग और वेट लॉस। यहाँ पे जो है उसने टिक किया है, तो ये वेट लॉस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फाइंडिंग है। अगर कोई MCQs बन रहा है तो आपको ये जो है लीड करा सकती है आपके डायग्नोस किसके लिए, सीलिक डिज़ीज़ के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ऊपर भी डिस्कस करके आए हैं कि जैसे ही मेल एब्जॉर्प्शन हुई वो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करा सकती है, ठीक है, या आपको फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी ये करा सकती है। लेकिन इनमें जो आपको मिलेगी सीलिक डिज़ीज़ के अंदर मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया में जाएं तो यहाँ पे आपको क्या है फैटीग मिल रही होगी। लाइक मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाऊँ कि एक 30 ईयर जो है एक मेल है, ठीक है, उसे स्टियाटोरिया भी है, ठीक है, वेट लॉस भी हो रहा है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है उसे लाइक हमें फैटीग मिल रही है, तो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा। तो आपने जो है सिलेक्ट करना है ये सीलिक डिज़ीज़ है, ठीक है, या कोई हमारे पास क्रोहन डिज़ीज़ है, या विल्सन डिज़ीज़ है, या हमारे पास हीमेटोक्रेमेटोसिस है। तो इनमें जो है आपने सेलेक्ट करना है किसको, सीलिक डिज़ीज़,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वही फीचर्स मिल रहे हैं जो सीलिक डिजीज़ के अंदर है। एक तो हमें क्या है, स्टियाटोरिया मिला, वेट लॉस मिला, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिली और फैटीग मिली। तो ये हमारे पास परफेक्ट आंसर है इसके लिए, सीलिक डिजीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में जो है आपको ओस्टियोपोरोसिस मिल रही होगी, ठीक है, और टी सेल लिम्फोमा मिल रहा होगा, और ये क्या है, रेयर जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपने सीलिक डिजीज़ के अंदर एक चीज़ नहीं भूलनी, वो है डर्माटाइटिस हेर्पेटिफॉर्मिस। ये चीज़ आपने जो है हर किस नहीं भूलनी सीलिक डिजीज़ के अंदर। ठीक हो गया। फिर हमारे पास डायग्नोस की बारी आ गई। इसमें क्या है, आपको पॉजिटिव टीटीजी और आईजीए, टीटीजी का जो है मुखफ़फ़ हम नीचे करते हैं, ये आपका फ़र्स्ट लाइन जो है क्या है, डायग्नोस है। अगर सीलिक डिजीज़ को आपने डायग्नोस कराना हो, टेस्ट कराना हो, तो कैसे कराएंगे, आपको पॉजिटिव जो है टीटीजी मिलेगी और आईजीए मिलेगा इसमें सीलिक डिजीज़ के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टीटीजी जो है आपका टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइन एंटीबॉडीज़ का क्या है, मुखफ़फ़ है, और प्लस आपको जब इंडोमाइजियल एंटीबॉडीज़ कराएंगे तो वहाँ पे आपको क्या है, पॉजिटिव मिलनी चाहिए टू रूल आउट द सीलिक डिजीज़। इफ़ टीटीजी इज़ पॉजिटिव वी नीड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ सीलिक डिजीज़ बाय द बायोप्सी। तो बायोप्सी जो है, फ़र्ज़ करें कि आपको टीटीजी जो है पॉजिटिव मिली है, तो अब हमने सीलिक डिजीज़ को कंफर्म करना है, फर्दर जो है प्रोसेस की तरफ जाना है, तो वहाँ पे आपने बायोप्सी करानी है। बायोप्सी में जो है आपको क्या मिलेगी, जेजुनल या हमारे पास ड्यूडेनल बायोप्सी करने पे आपको मिलेंगे विलस एट्रोफी, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है आपको क्रिप्ट हिपरप्लाजिया जो है मिल रहा होगा। नेक्स्ट आपको इंक्रीज इंटर एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो है मिल रहे होंगे। ठीक हो गया। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीलिक डिजीज़, तो आपको इसको वर्ड बाय वर्ड जो मार्किंग के साथ जो हमारे पास हाईलाइट करके दिए हैं, ये आपको भूलने नहीं चाहिए। ठीक है, यही जो है सीधे सीधे एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि फॉर द बायोप्सी टू बी एक्यूरेट द पेशेंट शुड बी इंट्रोड्यूस द ग्लूटेन इन हिज डाइट फॉर 6 वीक्स बिफोर द बायोप्सी। बायोप्सी जब आप करेंगे तो उससे पहले 6 हफ्ते जो है आपने क्या कराना है, उस पेशेंट को क्या है, ग्लूटेन जो है डाइट देनी है। ठीक है, टू रूल आउट द सीलिक डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आ गया। ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। ठीक है, आपको पता चल गया है कि हाँ भाई इस बंदे को क्या है, क्या सीलिक डिजीज़ है, तो आपने ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है। ठीक है, और ग्लूटेन फ्री डाइट में आपको, अगर आप जो जानना चाहते हैं, ये राइस जो है ये क्या है, सही है सीलिक डिजीज़ के अंदर, और अगर कोई बंदा वाइन पीता है तो वाइन भी जो है उसके लिए ठीक है इन द केस ऑफ द सीलिक डिजीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इन टॉपिक्स के साथ साथ जो है क्लिनिकल एमसीक्यूज़ भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास 33 साल का क्या है, मेल है, नॉन स्मोकर है, और रिकरेंट और क्रोनिक डायरिया के साथ 6 मंथ हो गए हैं वो, उससे जो है ये पेश कदमी जो है आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्लोथिंग अपीयरिंग पे जो है इल फिटिंग जो है इंडिकेटिंग, मतलब कि उससे वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन जो है आपको 11 मिल रहा है, एमसीवी जो है हाई मिल रहा है 105। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो है मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है आपका क्या है, सीलिक डिजीज़ है। इंडोस्कोपी प्लस ड्यूरिनल बायोप्सी जो है आपको विलस एट्रोफी जो है दिखाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक जो था हमारे पास सीलिक डिजीज़ थी। नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 2, जिसमें हम 2 मेन डिफरेंस करने वाले हैं, क्रोहन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये मेन टॉपिक्स हैं, आपको ये भी फिंगर टिप्स पे जो है आने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रोहन डिजीज़ के अंदर आपने पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो ये हैं कि जब आप एंडोस्कोपी कराएंगे तो आपको स्किप लीजन्स मिलेंगी, ट्रांसम्यूरल मिलेंगे, ट्रांसम्यूरल्स मीन्स डीप अल्सर्स मिल रहे होंगे, कोबल स्टोन अपीयरेंस जो है आपको एंडोस्कोपी करने पे मिल रही होगी। हिस्टोलॉजी में जो है आपको ग्रैनुलोमा और इंक्रीज गोबलेट सेल्स जो है मिल रहे होंगे। एग्जामिनेशन पे जो है आपको एब्डोमिनल पेन या मैस दिखाई दे रहा होगा आपके राइट एलियक फोसा पे। ठीक है। नेक्स्ट डायरिया जो है ये आपको नॉन ब्लडी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वेट लॉस जो है मोर कॉमन है। ठीक हो गया। फिस्टूला, पेरिएनल फिस्टूला, ठीक है, इस तरह का जो है आपको वो केस देंगे, लाइक इंडोस्कोपी कराई है तो उस बंदे को जो है स्किप लीजन्स नज़र आई, फिर हिस्टोलॉजी में उसको इंक्रीज गोबलेट सेल्स आए, एग्जामिनेशन में राइट एलियक फोसा जो है वहाँ पे मैस है या आप उसे पेन हो रहा है। ठीक है।
डायरिया में उसे नॉन ब्लडी, तो इस तरह का वो आपको केस बना के दे देंगे। तो आपने सेलेक्ट करना है क्रोन डिजीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो हमारे पास बेरियम एनीमा में जो है आपको लॉस ऑफ हस्टोरेशन मिल रही होगी, ठीक है। फिर आपको ड्रेन पाइप की क्या है, आपको क्या है अपीयरेंस जो है मिल रही होगी। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी में आपको क्रेप्ट एब्सेसिस मिल रहे होंगे और यहाँ पे डिक्रीज गॉबलेट सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई ऐसा क्लिनिकल केस बना देगा जिसके अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इस बात का होगा कि उसमें गॉबलेट सेल्स या तो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। इंक्रीज़ हुए तो आपने किस चीज़ को, क्रोहन डिजीज़ को सिलेक्ट करना है। डिक्रीज़ नज़र आए तो आपने किसको, अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्या है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में जो है एब्डोमिनल पेन मिल रहा होगा, वहाँ पे हमें कहाँ पे, राइट एलिया। ये भी एक जो है कंफ्यूजिंग टर्म है, तो आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। क्रोहन और सीलिक डिजीज जो है क्रोहन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कंफ्यूज करने के लिए टर्म दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ब्लडी डायरिया मिला, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, नॉन ब्लडी डायरिया आपको मिल रहा था। यहाँ पे आपको प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस भी आपको क्या है मोर कॉमन मिल गई होगी इन द केस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके अंदर आपको एफ्थस अल्सर्स जो हैं, ओरल अल्सर जो हैं, दोनों क्रोहन डिजीज़ में भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मिल रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लाइटली मोर, लेकिन ज़्यादा आपको क्रोहन डिजीज़ के अंदर ये जो है एफ्थस जो है ओरल अल्सर जो है मिल रहे होंगे। इसमें अब नोट जो है आपने ये याद रखना है कि स्मोकिंग जो है आपकी क्रोनिक जो है क्रोहन डिजीज़ को क्या है इंक्रीज़ कराती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको स्मोकिंग क्या है डिक्रीज़ कराती है, ठीक है। तो एक बेनिफिट है अल्सरेटिव कोलाइटिस का कि स्मोकिंग करने से जो है आपको अल्सरेटिव जो है एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन दे रही होती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ क्रोहन डिजीज़ ये जो है उसका एक रिस्क फैक्टर है इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट नोट्स दिए हैं उन्होंने, क्रोहन्स डिजीज़ के अंदर आप जब क्रोनोस्कोपी कराएंगे तो आपको कोबल स्टोन सी या जो है आपने याद रखना है, सी फॉर क्रोहन, सी फॉर कोबल स्टोन अपीयरेंस। और डीप अल्सर जो है आपको मिल रहे होंगे। डीप अल्सर जो है हमने ऊपर क्या बोला, ट्रांसम्यूरल के अंदर आपको डीप अल्सर्स मिल रहे होंगे और स्किप लीजन्स मिल रही होंगी, ठीक है। क्रोहन्स डिजीज़ में आपको स्मॉल बाउल एनीमा पे जो है कंटोर्स जो है स्ट्रिंग साइन मिल रहा होगा और थॉर्न अल्सर्स और फिस्टूला मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपने पजल नहीं होना, क्रोहन डिजीज़ के आपको फिस्टूलाज मिल रहे होंगे। इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको कोई फिस्टूला नहीं मिलता और ना कोई पेरिएनल जो है डिजीज़ होती है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको अल्सर्स और फिस्टूला जो है और कंटोर्स स्ट्रिंग साइन जो है स्मॉल बाउल एनीमा पे क्रोहन डिजीज़ में जो है मिल रहे होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जब आप बैरियम एनीमा कराएंगे उसके अंदर आपको क्या है लॉस ऑफ हॉस्टरल मार्किंग्स जो है मिल रही होंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आगे ट्रीटमेंट इसमें जो है आपने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर शॉर्ट केस में आपने कैसे इसको ट्रीट करना है। क्रोहन डिजीज़ के अंदर आपने क्या है ओरल टैबलेट की फॉर्म में जो है प्रेडनिसोलोन फर्स्ट जो है लाइन आपका ट्रीटमेंट है, या आप इसकी जगह जो है ब्यूडेसोनाइड जो है दे सकते हैं। अगर दोनों ना हो ऑप्शंस में तब आपने मीसालाजाइन जो है कर सकते हैं सिलेक्ट। ये जो है हमारे पास सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है। निमोनिक जो है आपने यहाँ पे याद रखना है, सी फॉर क्रोन्स, सी फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो मैंने सी फॉर ऊपर भी एक बताया कोबल स्टोन अपीयरेंस, वो भी आपने क्रोन्स के अंदर रिमेंबर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन जो है आपकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इन द केस ऑफ द क्रोन्स डिजीज़। नेक्स्ट है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो है आप फर्स्ट लाइन के अंदर क्या है कौन सा ट्रीट कर रहे होते हैं, ये 5-ASA मीसालाजाइन फर्स्ट लाइन टू इंड्यूस द रिमिशन। ये आप जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या है फर्स्ट लाइन जो है ट्रीट दे रहे होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट सीवियर अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो एक्सेसरबेशन हो रही है, टॉक्सिक मेगाकोलन आ रही है, तब आपने क्या है IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है सेलेक्ट करना है इसके ऑप्शन के लिए, ठीक हो गया। और निमोनिक आपने याद रखना है वही वाला क्रोन्स, C स्टैंड फॉर द क्रोन्स एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन फर्स्ट लाइन जो है ट्रीटमेंट है इसके अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट की नंबर 3 है, इसके अंदर बैरेट एसोफेगस की बारी आ गई है, ठीक है। बैरेट एसोफेगस में क्या है, ये एक अंडर द प्रोलॉन्ग्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लक्स टू द एसोफेगस। इसमें क्या है, हम अगर एग्जांपल लें तो उनके साथ ये पेश हो सकती है जिनको गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उनके साथ जो है प्रोलॉन्ग्ड अगर हो गया है, ठीक है, तो उनके साथ जो है ये एसोसिएट हो सकती है बैरेट एसोफेगस, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास लोअर एसोफेगस अंडरगो जो है मेटाप्लाजिया में जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी लोअर एसोफेगस की मिकोज़ा है ना, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो है इन्वॉल्व हुई,
जो कि चेंज कर देगी स्क्वाइमस को कोलमनर एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपने जो ये याद रखना है कि स्क्वाइमस एपिथेलियम टर्न होगी आपकी कोलमनर एपिथेलियम के अंदर विद गॉबलेट सेल। जो आपके गॉबलेट सेल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे इस एपिथेलियम लेयर्स के चेंज होने से। तो आपने यहाँ पे एक निमोनिक याद रखना है एससी में क्या है, शैम्पू फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, स्क्वाइमस फॉर कोलमनर। तो आपने इस तरह जो है एक याद करने के लिए स्क्वाइमस चेंजेस इनटू द कोलमनर एपिथेलियम, इसको याद रखना है इस तरह से, ठीक हो गया। Next, therefore, the chain that is expected to be seen on the histology of the lower third of the esophagus in patient with a Barrett esophagus is columnar metaplasia। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इसके अंदर आपने Barrett esophagus के अंदर जो है मेटाप्लाजिया एक टर्म याद रखनी है, ठीक है। स्क्वाइमस से जो है आपने कोलमनर एपिथेलियम ये भी एक याद रखना है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट आपका ये एक प्री कैंसरस जो है कंडीशन है जो कि एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस में जो है डेवलप हो जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये जो है उन्होंने हमें डायग्राम दी है, तो आप इसे देखें। ये हमारे पास स्क्वाइमस जो है लाइंड एसोफेगस है, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो है आपकी कोलमनर लाइंड एसोफेगस है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या है मेटाप्लाजिया जो है मिल रहा है, ठीक हो गया। ये आपका जो है वाइट में आपका गैस्ट्रोएसोफेजियल क्या है जंक्शन है। यहाँ पे आपकी स्क्वाइमस लाइन जो है चेंज हो रही है किस में, कोलमनर लाइंड एसोफेगस के अंदर 1/3 ऑफ द पोर्शन। तो ये जो है आपका स्टोमिक है, बैरेट एसोफेगा मेटाप्लाजिया जो है 1/3 ऑफ द एसोफेगस को क्या इन्वॉल्व कर रही है इन केस ऑफ द बैरेट एसोफेगस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्लेजिया के अंदर जो है स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा जो है आपके अपर 2/3 ऑफ एसोफेगस इन्वॉल्व है। बैरेट में जो है एडिनो कार्सिनोमा होगा आपके लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप ऐड कर लें कि एक्लेजिया के अंदर क्या है आपके अपर 2/3 ऑफ एसोफेगस इन्वॉल्व होता है, और बैरेट के अंदर क्या है आपका लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस इन्वॉल्व होता है। एडिनोकार्सिनोमा जो है आपके एसोफेगस का ये कॉमन होता है गर्ड और बैरेट एसोफेगस के पेशेंट्स में। तो यहाँ पे भी आपने एक ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि गर्ड और बैरेट एसोफेगस को जब भी आप देखेंगे उसके अंदर जो है आपकी एसोफेगस जो है उसमें एडिनोकार्सिनोमा हुआ पड़ा होगा, नॉट स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है एक्लेजिया का। एक्लेजिया की नंबर 4, इसके अंदर क्या है आपकी जो लोअर एसोफेजियल रिफ्लेक्स है ना, वो रिलैक्स जो हो रही होती है वो नॉर्मल नहीं हो रही, उसमें इनएबिलिटी आ जाती है, ठीक है, वो प्रॉपर से जो है रिलैक्स नहीं हो पाती। इसको जो है हम एक्लेजिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एक आपको लॉस ऑफ नॉर्मल न्यूरल स्ट्रक्चर जो है मिल रहा होता है, और इसकी रीज़न जो है आपको इडियोपैथिक जो है मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल हम एक बात करें कि इंक्रीज़ अगर लोअर प्रेशर एसोफेजियल प्रेशर रेस्टिंग है तो वो क्या करेगी, इट्स मीन्स कि सिंपली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपका जो है प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा एसोफेजियल लोअर एसोफेजियल रेस्टिंग का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया बोथ सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। डिस्फेजिया में क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ स्वालो करते हैं या आप पीते हैं तभी जो है खाते हैं या पीते हैं तो उसके अंदर जो है आपको डिफ़िकल्टी होती है वही चीज़ खाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास टर्म आती है रीजर्जिटेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपको या तो एक्लेजिया के केस में मिलेगी या आपको क्या है फ्रिंजियल पाउच के केस में आपको ये टर्म मिलेगी रीजर्जिटेशन, ठीक है। जब भी आप रीजर्जिटेशन देखें तो आपने जो एमसीक्यू सेलेक्ट करना है एक्लेजिया या फ्रिंजियल पाउच, तो आपने यहाँ पे कुछ निशानियाँ भी देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रिंजियल पाउच में जो है दूसरी स्पेसिफिक फ़ीचर्स की बात करें तो वहाँ पे आपको हेलिटोसिस मिली होती है। हेलिटोसिस मीन्स होता है बैड ब्रेथ स्मेल मिलेगी स्टेल फूड या फ्लूइड पे। गार्गलिंग साउंड इन द चेस्ट व्हेन ड्रिंकिंग, जब भी कोई जो है पानी पिएगा या बोतल पिएगा तो उसके गार्गलिंग साउंड इस तरह की जो है आवाज़ आएगी, ठीक है। सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट, और थ्रोट में जो है उसको लंप की जो है सेंसेशन फील हो रही होगी, और नेक बल्ज भी आपको मिल होगा इन द केस ऑफ फ्रिंजियल पाउच। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा केस जो है फ्रिंजियल पाउच का भी क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट रीजर्जिटेशन, ये जो है आपको एस्पायरेट करा सकती है निमोनिया के केस में, ठीक है। रीजर्जिटेशन कैन बी लीड टू इन द केस ऑफ द एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोडक्टिव कफ और फीवर भी करा सकती है, ठीक है। और इसमें जो है आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक्लेजिया का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है टोबैको स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ, बट हमारे पास एसोफेजियल कैंसर का जो है इसका ताल्लुक़ टोबैको और हमारे पास अल्कोहल का। लाइक एक्लेजिया का पेशेंट जो है स्मोकिंग या अल्कोहल कर रहा है
तो वो कर सकता है, ठीक है। उसमें ऐसा कोई जो है अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है इन द केस ऑफ एक्लेजिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट लॉस भी मिल सकता है और चेस्ट पेन भी मिल सकता है इन द केस ऑफ एक्लेजिया। तो अब एक्लेजिया के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है, उसको चेक कैसे करना है। जब आप एक्सरे करवाएंगे तो आपको मेगा एसोफेगस दिखाई देगी, बड़ी एसोफेगस, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या है, लार्ज डायलेटेड एसोफेगस जो है मिल रही होगी। इसका मतलब मेगा एसोफेगस का यही मतलब है कि आपको लार्ज डायलेटेड एसोफेगस क्या है, मिल रही होगी। नेक्स्ट, आप जब बैरियम मील कराएंगे तो यहाँ पे एक आपने ये निशानी याद रखनी है, बर्ड्स बीक अपीयरेंस। तो बर्ड्स बीक अपीयरेंस क्या है, आपको एक परिंदे की चोंच की तरह जो है आपको जो है क्या है अपीयरेंस मिल रही होगी बैरियम मील कराने पे। कौन सी जगह पे, डिस्टल एंड ऑफ एसोफेगस पे, ठीक हो गया। डायलेटेड एसोफेगस दैट टेपर्स नैरोज टूवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द, लाइक यहाँ पे ये खुली सी जगह है, यहाँ पे आके ये इस तरह से नैरो हो जानी है। तो ये हमें एक बर्ड्स बीक अपीयरेंस जो है देगी जब आप बैरियम मील कराएंगे। तो मोस्ट एक्यूरेट जो है आपका टेस्ट वो है एसोफेजियल मैनोमेट्री। तो अगर आपसे पूछें कि बेस्ट इनिशियल कौन सा है तो आपने कहना है कि बैरियम मील। और अगर आपसे पूछें कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है तो आपने बताना है कि एसोफेजियल जो है मैनोमेट्री आप कराते होते हैं। और उसमें जो है आपको जो आपका लोअर एसोफेजियल रेस्टिंग प्रेशर है ना, वो आपको इंक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट की बारी आई तो ट्रीटमेंट में जो है आपको क्या कराना है, डायलेशन करानी है आपने लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। हमने क्या कहा था कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है क्या इनेबल हुआ पड़ा है, ठीक है। वो इतना जो लाइक जो हमने यहाँ पे अपीयरेंस देखी, यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये डायलेट चीज़ है, तो यहाँ पे आके ये क्या है, नैरो हो गई है। तो इस तरह की जो है नैरोइंग जो है इसको हमने क्या कराना है, डायलेट कराना है, ताकि ये प्रॉपर जो है सही से हमारे पास क्या है इस तरह की डायलेशन दे, तभी जो है खुराक जो है उससे डिस्फेजिया अगर ना हो, लिक्विड और जो है सॉलिड जो है उसको सही से जो है स्टोमिक के अंदर जो है पहुँचाए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है उन्होंने हमें एक डायग्राम दी है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बर्ड्स बीक जो है डिफॉर्मिटी मिल रही है, यहाँ ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिए उन्होंने कि 45 साल की एक औरत है, प्रोडक्टिव कफ के साथ आई है, मॉडरेट फीवर के साथ आई है, उससे सेंट्रल चेस्ट पेन की भी क्या है, कंप्लेन है, रिजर्जिटेशन, अनडाइजेस्टेड फूड प्लस डिस्फेजिया एट बोथ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। चेस्ट एक्सरे शोज द मेगा एसोफेगस। तो देखें निशानी आपको यहाँ पे मिल गई, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज़ द एक्लेजिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव कफ एंड मॉडरेट फीवर कैन लीड टू द एस्पायरेशन निमोनिया ड्यू टू द रिजर्जिटेशन, ठीक हो गया। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है एक्लेजिया के अंदर। नेक्स्ट, की नंबर 5, तो यहाँ पे प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं तो उसमें हमने एसोफेजियल कैंसर क्यों नहीं कहा, एक्लेजिया क्यों बोला। तो इसमें जो है आप रिस्क फैक्टर जो है देख रहे होते हैं, उसमें सस्पिशियस जो है एसोफेजियल कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक तो हमने कहा ऊपर कितने साल की, 45 साल की एक वुमन थी, तो ये जो है आपको ओल्ड एज, वेट लॉस, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, एनीमिया, इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया to the solids than to the fluids, history of the Barrett esophagus and history of the GERD। तो एसोफेजियल कैंसर के अंदर आपने एक ओल्ड एज पर्सन को देखना है, प्लस आपको हिस्ट्री मिलनी चाहिए स्मोकिंग और अल्कोहल की, ठीक है। तो हमने एक्लेजिया में क्या कहा कि उस पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो स्मोकिंग और अल्कोहल जो है उसको हिस्ट्री मिल रही हो, पी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो लीड करा सके आपके एक्लेजिया को, ठीक है। तो आपको एनीमिया भी मिल रहा होगा, और यहाँ पे इंक्रीजिंग जो है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, ये एक इम्पोर्टेंट जो है लाइन है आपने याद रखनी है एसोफेजियल कैंसर के अंदर, कि इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव जो है सॉलिड पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फ्लूइड्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, आपने एसोफेजियल कैंसर की जो है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन बतानी है। आपने क्या करानी है, इंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी करानी है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं एसोफेजियल कार्सिनोमा के बारे में, तो आपने ये याद रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है हमारे पास एसोफेजियल कार्सिनोमा की वो है एडिनो कार्सिनोमा। स्मोकिंग है तो उसके साथ आपको क्या है एसोसिएटेड जो है मिल रही होगी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बैरेट्स एसोफेगस के साथ आ रही है, तो ये हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा का क्या है प्रिकर्सर, ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। एक्लेजिया,
एक्लीजिया में जो है आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी, प्लस आपको मोर रिस्क होगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के साथ। नेक्स्ट हमारे पास अगर आपका एसोफेगस अपर टू थर्ड इन्वॉल्व हो रहा है तब आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिल रही होगी। अगर आपका एसोफेगस जो है लोअर वन थर्ड जो है इन्वॉल्व हो रहा है तब जो है आपको क्या है एडिनो कार्सिनोमा जो है मिल रही होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास की नंबर 6 है कि डिस्फेजिया है, रिजिटेशन ऑफ स्टेल फूड फ्लूइड, क्रोनिक कफ में स्पेशली जो है नॉक्टर्नल रात को होती है, ठीक है। प्लस माइनस जो है हमारे पास बैड माउथ ब्रेथ जिसे आप हैलिटोसिस बोल रहे थे, एस्पायरेशन मिल सकती है। तो ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये एक फ्रेंजियल पाउच का क्या है केस है। फ्रेंजियल पाउच में आपका जिंकर्स डायवर्टिकुलम। तो यहाँ पे एक नोट जो है आपने याद रखना है कि स्टेल फूड का क्या मतलब है कि आपको डिके और रूटन और ओल्ड फूड जो है आपने खाई है उसकी वजह से, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो है आपके पास स्टोर जो है पाउच वहाँ पे ये इट हैज़ बिकम रूटन विद बैड स्मेल। तो ये रूटन हो जाती है एक बैड स्मेल के साथ, तो इसे आप जो है स्टेल फूड के नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो इसके अंदर क्या है आपको फिगर में जो है नज़र आ रहा है कि ये जो है आपका क्या है जिंकर डेवेटिकुलम का क्या मतलब है कि सैक थैली नुमा जो है आपको इस तरह जो है मिल रहा होता है इस तरह, ठीक है, पाउच उसे ही बोल होते हैं। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास उन्होंने दिखाया ये आपका क्रिकोफ्रेंजियस क्या है मसल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंडोस्कोपी जो है आप कंट्रा इंडिकेट करते हैं, क्यों करते हैं क्योंकि ये आपके परफोरेट करा सकती है पाउच, और ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं कि ये जो है एस्पायरेटेड निमोनिया जो है करा सकती है। तो वी विल कंट्रा इंडिकेट इंडोस्कोपी इन द केस ऑफ द फ्रेंजियल पाउच, ठीक है, इंस्टेड परफॉर्म। तो इसकी जगह इंडोस्कोपी की जगह जो है आप बैरियम स्वालो जो है कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या है डिस्फेजिया मिल रहा है, रिजिटेशन स्टेल फूड लिक्विड जो है इस तरह की जो है चीज़ें मिल रही हैं, तो हम जो है यहाँ पे बैरियम स्वालो कराएंगे इंस्टेड ऑफ द इंडोस्कोपी। नेक्स्ट आल्सो गर्गलिंग साउंड्स इन द चेस्ट व्हेन ड्रिंकिंग इज़ द इम्पोर्टेंट साइन फॉर द फ्रेंजियल पाउच। नेक्स्ट है हमारे पास की नंबर 7, इसके अंदर क्या है विलस एडिनोमा। विलस एडिनोमा जो है ये एक फ्रीक्वेंट एपिसोड है आपकी एक्सेसिव वाटरी डायरिया के साथ प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, ये चीज़ें जो आपको मिल रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, ये एक काज मिली होगी, और आपको हाइपोकैलेमिया जो है मिल रहा होगा विलस एडिनोमा के अंदर। इंडोस्कोपी जब आप कराएंगे तो आपको कॉलीफ्लावर जो है क्या है आपको लाइक मैस नज़र आ रहा होगा इंडोस्कोपी इन द केस ऑफ विलस एडिनोमा में। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने विलस एडिनोमा में कि आप ये जो सिक्रीशन हो रही होती है म्यूकस से वो रिच इन प्रोटीन और पोटेशियम होती है, तो इसलिए जो है आपको हाइपोप्रोटीनीमिया प्लस हाइपोकैलेमिया मिल रहा होता है। तो यहाँ पे विलस एडिनोमा के अंदर उन्होंने आपको हाइपोकैलेमिया का क्यों ऑप्शन दिया है कि ये हो सकती है, उसकी वजह से जो आपको विलस एडिनोमा हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रही होती है, और ये जो म्यूकस होती है मुश्तमिल होती है आपकी प्रोटीन और पोटेशियम्स पे, तो इसलिए जो आपकी अंदर की जो म्यूकस की सिक्रीशंस हो रही होंगी वो आपकी कम रह जाएंगी, क्योंकि वो जो दूसरी सिक्रीशन जो निकल रही है इन केस ऑफ विलस एडिनोमा में वो तो निकल गई, तो पीछे से क्या है आपकी सिक्रीशन जो है कम पड़ दी है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया ब्लड के अंदर आपको प्रोटीन लेवल जो है कम मिल रहा होगा, प्लस आपको हाइपोकैलेमिया जो है मिल रहा होगा, ब्लड के अंदर आपको जो है पोटेशियम कम मिल रहा होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो है काजेज़ हैं हाइपोकैलेमिया की वो आपने याद रखनी है। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड को यूज़ कर रहा है तो उसको हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ठीक है, या थायजाइड लाइक डायरेटिक्स ड्रग्स यूज़ कर रहा है जिनमें आपको बेंड्रोफ्लोमी थायजाइड यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। वोमिटिंग और डायरिया है तब भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। विलस एडिनोमा ऊपर हम पढ़ चुके हैं। रेनल ट्यूबुलर फेलियर के अंदर भी हाइपोकैलेमिया अकर हो सकता है। क्यूशिंग सिंड्रोम के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। कोन्स जो है उसमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसमें आपको हाइपोकैलेमिया विद हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये कोन्स का, ठीक है। आपको क्या है केस देंगे उसके अंदर हाइपोकैलेमिया बताएंगे और क्या है हाइपरटेंशन बता रहे होंगे उसके साथ साथ। तो ये हमारे पास प्राइमरी जो है हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, दूसरा नाम हमारे पास क्या है कोन्स। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास बार्टर सिंड्रोम जो है ये चाइल्ड्स के अंदर फेलियर टू थ्राइव, और हाइपोकैलेमिया विद द नॉर्मोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है, पॉलीयूरिया यूरिन जो है ज़्यादा और पॉलीडिप्सिया प्यास ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट हमारे पास
वीकनेस यूजली ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्या है, बार्टर सिंड्रोम। तो इस तरह का क्या है, आपको केस दे देंगे तो आपने सेलेक्ट कर लेना बार्टर सिंड्रोम को। फिर हाइपरकैलेमिया की क्या है काजेज़, ऊपर हम पढ़ के हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में जो है आपको मोस्टली जो है थायराइड ड्रग्स यूज़ करने से जो है मिल रही थी, नोज़िया और डायरिया की वजह से भी जो है आपको मिल रहा, सॉरी वोमिटिंग और जो है उसके साथ मिल रहा था, नोज़िया नहीं होता। इसके अंदर आपको एसी इनहिबिटर्स हाइपरकैलेमिया के अंदर, फॉर एग्जांपल एनालप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये अगर कोई यूज़ कर रहा है तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। पोटेशियम लेवल जो है ब्लड के अंदर क्या बढ़ा हुआ मिलेगा। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जो है लाइक हमारे पास पायरोनोलैक्टोन, ये कोई अगर यूज़ कर रहा है उससे भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। और यहाँ पे एडिसन डिजीज़ जो है हाइपरकैलेमिया के अंदर हो सकती है। वहाँ पे कौन सी थी हमारे पास, कॉन्स और क्यूशिंग आ रही थी, सीसी वाली हाइपोकैलेमिया के अंदर, ठीक है। एडिसन यहाँ पे हाइपरकैलेमिया के अंदर आ रही है। और यहाँ पे पोस्टरल हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी चीज़ें भी आपको मिल रही हैं। नेक्स्ट की नंबर 8, तो 10 की करते हैं, फिर इसको जो है वीडियो को स्टॉप करते हैं, इसके बाद फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है लंबी हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास की नंबर 8 जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में बताया गया है। उसमें पहला है हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन लेवल जो है क्या है, डिक्रीज मिल रहा है और हाई MCV मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो या दोनों हो, तो यहाँ पे हमारे पास आपको यही चीज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मिल रही होगी जिसमें लो हीमोग्लोबिन और हाई MCV मिल रही होंगी। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, कोबालामिन, ठीक हो गया। काजेज़ बतानी है आपने विटामिन B12 डेफिशिएंसी की। परनीशियस एनीमिया मोस्ट कॉमन काज है विटामिन B12 की, परनीशियस एनीमिया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हाईलाइटेड की हैं उन्होंने चीज़ें, उनको आपने नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट परनीशियस एनीमिया क्या है, ये आपकी एक ऑटो इम्यून गैस्ट्रिक एटॉफी की वजह से होती है जो कि लीड कर जाती है लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पे परनीशियस एनीमिया के अंदर जो है आपका एक लफ्ज़ है लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इसको आपने याद रखना है। यही चाहिए होता है इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है आपको जैसे ही इस इंट्रिंसिक फैक्टर का लॉस हुआ तो ये आपको लीड करा देगा परनीशियस एनीमिया, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट है कि यूजली एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिजीज़, फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म, ये दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ भी हो सकती है जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। या किसी ने गैस्ट्रेक्टोमी टोटल कराई हुई है, ठीक है, तो उसमें भी जो है विटामिन B12 जो है डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। एरियल रिसेक्शन हुई है तब भी हो सकती है। मेल अब्जॉर्प्शन, द मेजॉरिटी ऑफ विटामिन B12 इज़ अब्जॉर्ब। तो यहाँ पे आगे जो है हम कुछ मिनरल्स या विटामिन्स हैं उनके बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पे जो है आपकी GIT के अंदर क्या है एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जो आपका विटामिन B12 है आपकी टर्मिनल एलियम पे जो है मोस्टली जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि एलियल अगर किसी की रिसेक्शन हुई है तब ये जो है विटामिन B12 जो है डेफिशिएंसी करा सकती है। क्रोहन्स डिजीज़ हम ऊपर पढ़ के आए कि उसके अंदर था हमारे पास विटामिन B12 भी था, फोलेट भी था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, उस केस में भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सीलिएक डिजीज़ है उसके अंदर हम ऊपर फिर से मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। उसमें डाइट्री के अंदर क्या वेगन्स, ठीक है, उनको हो सकती है क्योंकि विटामिन B12 इज़ जो आपके पास जो है मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स बट नॉट इन वेजिटेबल। आपका विटामिन B12 जो है आपकी वेजिटेबल्स के अंदर ये नहीं होता, वेजिटेबल्स में विटामिन B12 नहीं होता, ये होता है आपके विटामिन B9 के अंदर, ठीक है, फोलेट डेफ। तो अगर विटामिन्स लाइक हमारे पास कोई वेजिटेबल्स नहीं खाता, गोश्त खाता है, फ़िश खाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स खाता है, तो उसको फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर कोई वेजिटेबल्स नहीं खाता लाइक वो मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहा है तो उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोलिक एसिड इज़ इन ग्रीन वेजिटेबल्स। तो हमने कहा कि अगर कोई वेजिटेबल्स नहीं खाता तो उसे फोलिक एसिड B9 जो है डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक हो गया। दस वेगन्स ऑफन डिवेलप विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड दोज हु डू नॉट ईट वेजिटेबल्स ऑफन डिवेलप फोलेट डेफिशिएंसी। तो फीचर्स हैं हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी के, तो यहाँ पे आपको पेरिफेरल पैरास्थीसिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पेयर्ड पोजीशन हो सकती है या वाइब्रेशन जिसमें आपको प्रोप्रियोसेप्शन सेंस मिल रहा होगा। डिमेंशिया जिसमें आपको लॉस ऑफ मेमोरी। तो इस तरह का भी वो एक जो है केस बना देते हैं कि डज
विच विटामिन इज़ एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो आपने जो है सेलेक्ट करना है विटामिन B12 को, ठीक है। ये जो है आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ क्या है रिलेट करता है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी, यहाँ पे ये आपका MCQ जो है सॉल्व हो गया। ये अनट्रीटेड, अगर उसको ट्रीट ना किया लॉस ऑफ मेमोरी को, डिमेंशिया को, तो ये आपको परमानेंट एटेक्सिया भी करा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने लैब रिजल्ट देखना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। इसमें आपको इंक्रीज़ MCV मिल रहा होगा, यूजली जो है आपको 110 से ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। और डिक्रीज़ हीमोग्लोबिन, जो हम पहली हेडिंग जो है उसके अंदर विटामिन B12 के अंदर पढ़ के आए हैं कि आपको हीमोग्लोबिन क्या है डिक्रीज़ मिलेगा, और MCV जो है आपको क्या है वो इंक्रीज़ मिलेगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ऑन अ ब्लड स्मेयर आपको मिल रही हो, ठीक है। अगर डिक्रीज़ आपको हीमोग्लोबिन और MCV मिल रही है तो वो आपका केस हो जाएगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया का, ठीक हो गया। और आपको इंक्रीज़ जो है होमोसिस्टीन मिल रही होगी। These lab results are also present in folic acid deficiency. So how to be differentiate between them? तो इनके अंदर जो है आपने वेगन्स देखना है, who do not eat meat, fish, dairy products, विटामिन B12 जो है डेफिशिएंसी उनको हो सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ़ द पेशेंट डज नॉट ईट वेजिटेबल, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। गैस्ट्रिक और एलियर रिसेक्शन, परनीशियस एनीमिया होगा जिससे जो आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या बताना है आपने, सिंपल सी बात है। इसके अंदर जो है आपने इंट्रामस्कुलर, ये आपने वर्ड याद रखना है, इंट्रावेनसली नहीं, इंट्रामस्कुलर जो है आपने हाइड्रोक्सी कोबालामाइन जो है देने हैं। कोबालामाइन मैंने आपको क्या कहा है कि ये आपका विटामिन B12 का दूसरा नाम है। तो जो डेफिशिएंसी आप उसी जो है विटामिन की है भरपूर जो है उसको आप जो है सप्लाई दे रहे हैं उसको एज अ लाइक इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्स कोबालामाइन आप दे रहे हैं उसको, ठीक है, इंजेक्शन। नेक्स्ट एक जो है उन्होंने एक सिनेरियो बनाया है कि अ मैन हैज़ लो सीरम फोलेट, उसका फोलेट क्या है, लो है। इनकरेज हिम टू ईट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। तो हाँ, वहाँ पे सीरम जो है फोलेट जो है लो मिला, तो आप उसे बोलें कि आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं आप खाएं। नेक्स्ट सिनेरियो 2 दिया है कि अ मैन हैज़ लो सीरम फोलेट एंड द लो विटामिन B12। तो आपने ट्रीट कैसे करना है, पहले आपने उसको जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट कराना है, फिर आपने क्या है उसके अंदर आपने क्या है विटामिन B12 इंजेक्शन देना है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। निमोनिक जो है इसमें आपने क्या याद रखना है, B बिफोर F। तो यहाँ पे जो है आपका B12 जो है आप पहले उसे ट्रीट कर रहे होंगे, फिर आपने क्या है फोलेट डेफिशिएंसी को क्या है ट्रीट करना है। सिनेरियो 3 दिया है उन्होंने कि एक यंग मैन है, सीवियर सेवरल अटैक्स उसे हुए हैं पैंक्रियाटाइटिस। तो आपको मैंने क्या कहा कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस भी आपके विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला सेवरल है, तो ही हैज़ पेरिफेरल पेरिस्थीसिस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने ये भी पढ़ा है, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन इन हिज लेग्स, ये भी आपने क्या है पढ़ा है, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया भी आपने पढ़ा है। डिफ़िकल्टी विद द थिंकिंग, तो यहाँ पे आपका सीधा केस है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। तो ट्रीटमेंट में आपने जो वही डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करना है बट इंट्रामस्कुलरली, ठीक हो गया। नेक्स्ट की नंबर 9 है, अ पेशेंट विद अ नॉन अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रेजेंट विद द हाई फ्रीक्वेंसी डायरिया 8 टाइम्स अ डे। तो उसे जो है डायरिया है एक दिन में 8 दफ़ा आ जाता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का है पेशेंट, विजिबल ब्लड कराया, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट जो है उसके अंदर आपको पेलनेस और टैकीकार्डिक 100 BPM बीट्स जो है उसको मिल रही हैं विद टेम्परेचर, फीवर भी है उसको, एब्डोमेन टेंडर है विद नो पैल्पेबल मैस। तो ये हमारे पास एक्यूट फ्लेयर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, जिसमें एक्यूट एक्सेसरबेशन हो रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, ठीक है। और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जो आप कराएंगे एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे जिसमें आपको टॉक्सिक मेगाकोलन मिल रही होगी, म्यूकोजल एडिमा और कोलन डिस्टेंशन, स्पेशली जो आपको ट्रांसफर्स कोलन पे जो है आपको मिल रही होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है मैं एक डायग्राम जो है बनाता हूँ, ये है आपकी कॉलन, ठीक है। ये आपकी असेंडिंग कॉलन है, ठीक है। ये जो है आपका पोर्शन, ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन है, ठीक है। और ये जो आपका डिसेंडिंग कॉलन है। फिर आपकी आती है रेक्टम, रेक्टम के बाद जो है आपका यहाँ पे आपका जो है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन प्लस आपकी यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन, ये जो आएंगी। फिर आपके बाद में जो है ये हमारे पास किसके पार्ट्स हैं, ये आपके कॉलन के पार्ट्स हैं, ठीक है।
तो कॉलन के पार्ट्स में जो है आपको यहाँ पे हमने जो केस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिला है, ट्रांसवर्स कॉलन जो है स्पेशली आपको डिस्टेंशन मिल रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये इन्वॉल्व है। तो ये कॉलन के पार्ट्स हैं, आपको आने चाहिए, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, नेक्स्ट हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन। ये 4 पार्ट्स आपने याद रखने हैं। वैसे अमूमन लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स हैं, उनमें जो है हमारे पास सीकम, कॉलन, रेक्टम और एनल कैनाल। तो अभी जो हमने पढ़े हैं वो कॉलन के जो हैं पार्ट्स पढ़े हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट में ये रिमूव कर लूँ। तो ट्रीट कैसे करना है आपने इस पेशेंट को, आपने क्या करना है, सीधे सीधे जो है आपने IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है दे देना है इंट्रावेनस। ठीक हो गया। व्हेन टू सस्पेक्ट सीवियर कोलाइटिस, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें आपने रूल देखना है 6-30-90। 6 का क्या मतलब है, मोर देन 6 बाउल मूवमेंट्स हो एक दिन में, प्लस आपको विजिबल ब्लड नज़र आ रहा हो लार्ज अमाउंट में, प्लस आपको ESR जो है 30 से ज़्यादा मिल रहा हो। तो ये भी आपने देखना है कि WBAC वाइट ब्लड काउंट के, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है काउंट आपको वो भी एलिवेटेड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास HR हार्ट रेट जो है आपको क्या है 90 से ज़्यादा मिलना चाहिए, माइल्डली जो है टैकीकार्डिक होना चाहिए। टेम्परेचर जो है आपको 37.8 जो है सेल्सियस पे मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा माइल्ड फेवरेज होना चाहिए। एनीमिया में जो है आपको लो हीमोग्लोबिन, पैलर, फटीग वगैरह जो है आपको मिलनी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास आप इस तरह जो है सस्पेक्ट कर सकते हैं सीवियर कोलाइटिस को एज अ केस ऑफ एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। 6-30-90 ये आपने निमोनिक करना है याद। ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉक्सिक मेगाकोलन दी गई है यहाँ पे। ठीक है। ऑन एब्डोमिनल एक्सरे, तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या है एब्डोमिनल एक्सरे कराया है, तो यहाँ पे टॉक्सिक मेगाकोलन जो है आपको मिल रही है, जिसमें डायलेटेड कॉलन जो है थंब प्रिंटिंग के साथ जो है आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। म्यूरल एडीमा स्पेशली जो है ट्रांसवर्स कॉलन, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे टॉक्सिक मेगाकोलन के बारे में जो है बताया गया है कि कॉलन इज़ वेरी डायलेटेड इन दिस पेशेंट, very dilated in this patient with the acute abdominal pain, sepsis and a known history of the ulcerative colitis। तो ये जो है उन्होंने पॉइंटिंग दी है उसके बारे में। ठीक है। कॉलन द क्लिनिकल फीचर्स एक्सरे अपीयरेंस ऑन कंसिस्टेंट टॉक्सिक मेगाकोलन, देयर इज एविडेंस ऑफ द स्मॉल बाउल वॉल एडिमा विद द थंब प्रिंटिंग, सूडो पोलिप्स और द मिकोजल आइलैंड्स। तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ दिया है उन्होंने कि समटाइम्स कुछ पेशेंट जो है टॉक्सिक मेगाकोलन के साथ होते हैं, वो सेप्टिक जो है में भी केस में आ सकते हैं, प्लस हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, उनको हो सकती है। इन अ रीसेंट एग्जाम द फीचर ऑफ टॉक्सिक मेगाकोलन अलॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ एक्सरे। तो ये जो है एक्सरे की जो है पिक्चर के साथ पूछा था उन्होंने टॉक्सिक मेगाकोलन के बारे में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है आप देख लें टॉक्सिक मेगाकोलन in a patient with a background of the ulcerative colitis who presented with a shortness of breath, bloody diarrhea, fever and abdominal pain। तो ये आप खुद देख लेना। लास्ट हमारे पास जो है की नंबर 10, फिर जो है ये पार्ट ख़त्म करते हैं, दूसरा पार्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। इसमें जो है हमारे पास एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है। प्लस आपको सेकेंडरी एमेनोरिया मिल रहा है और मिडल एज जो है फीमेल मिल रही है। तो आपने ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के बारे में इसमें जो है सोचना है। ठीक है। क्या क्या एबनॉर्मल LFTs आपको मिलेंगे। ठीक है। एबनॉर्मल प्लस आपको सेकेंडरी जो है एमेनोरिया मिल रहा है, प्लस आपको यंग मेल मिडिल एज जो है क्या है फीमेल मिल रही है, टू रूल आउट ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। तो इनमें क्या है आपको ALT, AST और बिलीरुबिन जो है आपको क्या है इंक्रीज़ मिलेंगे, प्लस अल्कलाइन फास्फेटेज ALP जो है आपको नॉर्मल भी मिल सकता है या माइल्डली एलिवेटेड मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अनदर एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो सकते हैं, वुड मेक द डायग्नोसिस ऑफ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस मच ईजियर। तो इनमें एग्जांपल जो हैं आपको क्या है, एक तो विटिलिगो, एडिसन्स, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 जो है आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है। इट टेंड्स टू प्रोग्रेस टू लिवर सिरोसिस। तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस से आपको लिवर सिरोसिस भी क्या है हो सकता है। ठीक हो गया। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इसमें क्या है आपको हैवी अल्कोहल कंजम्पशन की हिस्ट्री मिलनी चाहिए, साइंस ऑफ लिवर्स में लिवर्स डिजीज़ मिलनी चाहिए, सिरोसिस मिलनी चाहिए, उनमें आपको असाइटिस, हेमेटेमेसिस मिलनी चाहिए, जॉन्डिस, हेपेटोमेगैली मिलनी चाहिए, स्पाइडर नेवी जो है आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, इसमें बोथ AST और ALT जो है एलिवेटेड होने चाहिए। तो AST जो है उस पर आपने मेन फोकस करना है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा एलिवेटेड होता है इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू द ALT। तो
हमने कहा कि AST क्या है, ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उन्होंने एग्जांपल दी है कि यहाँ पे देखें तो AST जो है 150 है, तो ALT हमें क्या है 70 मिल रहा है, ठीक है। इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज इज़ आल्सो इंक्रीज, ये आपको चीज़ जो है इंक्रीज़ मिल रही होगी, GGT, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है, आपने अल्कोहल को स्टॉप करा देना है, प्लस आपने कंसीडर करना है लीवर ट्रांसप्लांट 6 मंथ्स आफ्टर अल्कोहल अब्स्टिनेंसी इन द लेट केसेस। जैसे ही उन्होंने जो है स्टॉप की अल्कोहल को, तब जो है आप जो है लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 6 महीने के बाद। तो यहाँ तक जो था हमारे पास पार्ट 1 था गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का, फिर जो है बाद में हम पार्ट 2 जो है करते हैं इंशाल्लाह। जो है हम सारी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है इसी तरह जो है डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ईज़िली, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।